जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के भारत न्याय यात्रा की, जो राम मंदिर उद्घाटन के पहले ही शुरू की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी है। अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। 14 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को मणिपुर से रवाना करेंगे, जो 14 राज्यों से गुजरते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से पूरे इंडिया गठबंधन समूह को लाभ होगा। कैसे लाभ होगा, यह नहीं बताया गया। साथ ही राहुल गांधी को भी राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के रूप में उभारने में मदद मिल सकती है। मतलब एक बार फिर राहुल गांधी को लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। एक बात तो साफ है कि इस यात्रा का एकमात्र प्रयोजन 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का है। लेकिन इस यात्रा में विशेष क्या है, इसके अन्य मकसद क्या है और इसके सफल होने की गुंजाइश कितनी है, इसका विश्लेषण करना जरूरी है। तो चलिए यात्रा के मुख्य बिंदुओं पर गौर करें। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो भारत में पूर्व से पश्चिम की यात्रा करे, तो वह अरुणाचल से शुरू होकर गुजरात पर समाप्त होगी। लेकिन राहुल गांधी अरुणाचल से अपनी यात्रा की शुरुआत नहीं करेंगे, न ही वो वहां जाएंगे। उनकी यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। क्यों? अरुणाचल में भी मणिपुर की तरह 2 लोकसभा सीट है। वहां भी मणिपुर की तरह भाजपा की सरकार है। लेकिन वहां एक चीज और है, और वो है चीन का हस्तक्षेप। चीन वहां रोज किचकिच मचाए रहता है। अब आप कम से कम राहुल गांधी से तो यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वो चीन के खिलाफ मोर्चा निकालें, भले ही मुद्दा लोकसभा चुनाव का ही क्यों न हो। कांग्रेस बता रही है कि पिछले 8 महीनों से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के लिए न्याय की आवाज उठाने एवं मोदी सरकार के अन्याय के खिलाफ हमारी देशव्यापी मुहिम की शुरुआत मणिपुर से हो रही है। अब आप समझ गए होंगे कि मणिपुर में किस समुदाय को मरहम लगाने के लिए राहुल जा रहे हैं और कहां अन्याय देखकर इनका कलेजा फटता है, वह भी आपको पता ही होगा। अगला बिंदु, राहुल गांधी की इस बार की भारत न्याय यात्रा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के मुद्दे को लेकर होगी। फिर से गौर कीजिए। आर्थिक न्याय मतलब अडानी अडानी, सामाजिक न्याय मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, और राजनीतिक न्याय मतलब लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही, सांसदों का निलंबन। तो यात्रा का मुद्दा आपको स्पष्ट हो गया होगा। घूम फिरकर वही पुराने सड़े गले मुद्दे उठाए जाएंगे जिस पर कांग्रेस 10 बार फेल हो चुकी है। अगला बिंदु, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोहों के बीच राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालेंगे। मतलब राम मंदिर का उद्घाटन समारोह 16 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगा, तो कांग्रेस की न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी। इसका मतलब ये कि उद्घाटन समारोह से पहले शुरू होगी और समारोह के बाद भाजपा के 100 दिन चलने वाले दर्शन प्रक्रिया के समाप्त हो जाने के बाद यात्रा का समापन होगा। स्वाभाविक प्रश्न है कि ऐसा क्यों? तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी अगले बिंदु पर निगाह डाल लें। कांग्रेस की न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी, जिसमें 10 बीजेपी शासित राज्य हैं और 3 इंडिया गठबंधन शासित राज्य हैं। उड़ीसा गठबंधन में शामिल नहीं है। अब 14 में से 10 भाजपा शासित राज्यों से यात्रा ले जाने का सीधा सा मतलब है कि राहुल गांधी सीधे तौर से नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। उन राज्यों में सेंध लगाना चाहते हैं जहां भाजपा की सरकार है।
अब इस समय आपके लिए यह जानना सबसे ज़रूरी है कि अभी राहुल की यात्रा वाले 14 राज्यों में कांग्रेस के पास 14 लोकसभा सीट ही है। जी हाँ, 14 राज्यों में मात्र 14 सीट। तो अब आपको यात्रा के लिए बनाए गए रूट का मकसद भी स्पष्ट हो गया होगा। अभी कांग्रेस की सरकार देश के सिर्फ 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में है और इन तीनों राज्यों में इस बार यात्रा नहीं जाएगी। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। वह मेघालय, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंचेंगे। इन 14 राज्यों में करीब 355 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास सिर्फ 14 सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में 236 सीटें जीती थीं। बाकी बची हुई सीटें बीजेडी, जेडीयू, टीएमसी और शिवसेना के खाते में गई थीं। बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत का रास्ता इन्हीं राज्यों से बना था। 25 सीट वाले राजस्थान और 26 सीटों वाले गुजरात में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। मणिपुर और नागालैंड में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी को सिर्फ एक एक सीट मिली थी। 14 राज्यों में न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी के पास चुनावी लाभ पाने के लिए बहुत कुछ है, जबकि खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। अगर एक सीट से कोई 0 सीट पर आ जाता है तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। अब जरा गठबंधन के लाभ की भी बात कर लें। भारत न्याय यात्रा से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की किस्मत पलटने की उम्मीद कर रहे हैं। यह यात्रा सहयोगी दलों के शासित 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से गुजरेगी। मात्र 3 राज्यों का चयन किया गया है। अभी इन 3 राज्यों में कांग्रेस के पास कुल 4 सीटें हैं। 3 राज्य, 4 सीट। लेकिन इससे तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना जैसे उनके सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ सकता है। लाभ की बात तो बहुत दूर है। आइए जानते हैं कि जिन राज्यों से ये यात्रा निकलेगी वहाँ स्थानीय पार्टियों का क्या रुख है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने राज्य में आक्रामक भारतीय जनता पार्टी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों को पार करने के बाद भारत न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी तो यह देखना दिलचस्प होगा कि टीएमसी इसका स्वागत कैसे करती है। पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ सीटों का बंटवारा नहीं करेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित कर दिया था। मतलब वो राहुल गांधी में फिलहाल कोई उम्मीद नहीं देखती। तो ऐसे में यहाँ यात्रा का कोई हल तो नहीं निकलना है। बिहार में कांग्रेस को एक अलग तरह की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बिहार कांग्रेस के 2 मजबूत सहयोगियों जेडीयू और आरजेडी का गढ़ है। यहाँ तक कि सीपीआई जैसे वामपंथी दल भी राज्य में कांग्रेस के सहयोगी हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत कम जगह बची है। यहाँ भी कांग्रेस ने 40 में से मात्र 1 सीट जीती थी। कांग्रेस की बिहार इकाई कमजोर है, इसलिए जब राहुल की यात्रा बिहार में एंट्री करेगी तो यह अपने सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं के समर्थन पर ही बहुत अधिक निर्भर होगी। उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यह प्रदेश 80 लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में जो यूपी जीतेगा वह देश जीतेगा। 22 जनवरी के बाद खासकर यूपी में राम लहर नहीं बल्कि राम नाम की सुनामी आएगी, जिसमें सारे विपक्षी दल बह जाएंगे। गत विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 44% वोट मिले थे और सपा कांग्रेस को मिलाकर 37%। बसपा इनके साथ आने वाली नहीं है। राम नाम की लहर से बीजेपी का वोट शेयर 5-6% तो बढ़ेगा ही।
इंडिया गठबंधन ने जितना पहले पा लिया था, अगर वो उतना भी इस बार पाले तो बहुत बड़ी बात होगी। कहने का मतलब यूपी में मोदी योगी की जोड़ी क्लीन स्वीप करेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इंडिया गठबंधन को तो 10 से नीचे ही यानी 4-5 तक ही संतोष करना पड़ेगा। यूपी को लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त है और विपक्षी गठबंधन के लिए 2024 की डगर कठिन होने वाली है। वहीं एक सीट एक विपक्षी उम्मीदवार का फॉर्मूला अव्यवहारिक नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सूर्य के उत्तरायण में आते ही सभी फैसले हो जाएंगे, मतलब 14 जनवरी से पहले। अखिलेश ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो सपा भी राहुल गांधी की यात्रा के साथ खड़ी होगी, वरना सपा कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी होगी। यहाँ कांग्रेस ने पिछली बार 80 में से एक सीट ही जीती थी, तो यहाँ राजनीतिक समीकरण फिट बैठाना आसान नहीं होगा। संभवतः सबसे ज्यादा निराशा राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में ही होगी। आपको याद होगा कि पिछली बार जब प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी बनाया गया था, तो 325 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को 5000 से भी कम वोट मिले थे और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी खुद भी चुनाव हार गए थे। एक और बड़ी समस्या कांग्रेस के गले की फांस बनी हुई है और वो है अयोध्या का निमंत्रण। इस विषय में कांग्रेस में दो फाड़ है। पहला गुट कहता है नहीं जाना चाहिए अयोध्या। आपको पता ही है कि कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी का दफ्तर वामपंथी बेरोजगारों से भरा पड़ा है। उनका मत है कि कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए, कारण कि अगर ये जाते हैं तो नेहरू के सेकुलरिज्म को धक्का लगेगा, यानी कि मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा। दूसरा कि सारा फोकस मोदी पर रहेगा, आपको पीछे बैठाया जाएगा। तो भाई राम के दरबार में भी इनके अंदर का अहंकार तो खत्म हो नहीं सकता है। इधर दूसरा गुट कह रहा है कि अयोध्या जाना चाहिए, नहीं जाओगे तो सॉफ्ट हिंदुत्व का क्या होगा, यानी हिंदू नाराज हो जाएगा। और दूसरे नहीं गए तो मोदी जी रोज रोज ताने देंगे, चिढ़ाएंगे। याद है ना एक समय जब राहुल गांधी मंदिर मंदिर खेल रहे थे, अपने को जनेऊधारी गोत्र बता रहे थे, आज वो मंदिर उद्घाटन से ही भाग रहे हैं। सच कहें तो राम मंदिर का पूरा श्रेय मोदी जी ले जा चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन के लोग भगवान श्री राम व राम मंदिर पर बकवास करना छोड़ेंगे नहीं। विपक्ष के कई नेता राम मंदिर का विरोध करते करते अब भगवान श्री राम का विरोध करने लगे हैं, तो इसका खामियाजा तो विपक्ष को भुगतना ही पड़ेगा। भारत न्याय यात्रा का समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। यहाँ भी राहुल गांधी पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे क्षेत्रीय छत्रपों को जगह देने का दबाव होगा। वैसे भी राज्य की 48 सीटों में से एक सीट कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी। इधर ममता के बाद शिवसेना ने भी मना कर दिया है सीटों के बंटवारे को लेकर। उनका कहना है कि कांग्रेस को 0 सीट है और उन्हें वहीं से आरंभ करना पड़ेगा। तो गठबंधन का मामला यहाँ भी फुस से ही लगता है। कांग्रेस को लगता है कि यह यात्रा भारत की सभी पार्टियों को एक साथ लाने का एक बड़ा मौका हो सकती है, जिसका फायदा उनके सभी सहयोगियों को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल उनके सभी सहयोगियों में कोई भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है और क्षेत्रीय स्तर पर वो कांग्रेस से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। फिर वो राहुल गांधी की यात्रा से क्या फायदा उठा सकेंगे, यह उन्हें भी नहीं पता होगा। स्वाभाविक है कि इंडी गठबंधन में कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अपने वर्चस्व को खोना नहीं चाहेगी। कांग्रेस को समर्थन का स्पष्ट अर्थ है विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी को हानि, और सभी पार्टियों को यह समीकरण अच्छे से पता है। इसलिए सीटों के बंटवारे पर आम सहमति बननी नामुमकिन है। सब जगह यह माना जा रहा है कि राम मंदिर का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा। अब राहुल गांधी द्वारा उसी समय निकाली जाने वाली न्याय यात्रा राम मंदिर से उपजे माहौल में कारगर साबित होगी या यह भाजपा पर काउंटर अटैक कर सकेंगे। फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि राम मंदिर एक सर्वव्यापी जन आंदोलन का हिस्सा है
और जन आंदोलन से टकराना मुश्किल ही नहीं, असंभव होता है। कांग्रेस सामाजिक न्याय के बहाने अपनी खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस एक समय में गरीब, दलित, आदिवासी तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की पसंदीदा पार्टी हुआ करती थी, लेकिन मंडल की पॉलिटिक्स उभार के बाद से वो खिसक गया। राहुल गांधी अब सामाजिक न्याय के बहाने उन्हें दोबारा से जोड़ने की कोशिश में हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओबीसी सियासत हावी है। बिहार में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराकर आरक्षण की लिमिट बढ़ा चुके हैं, तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक में इसकी मांग उठ रही है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी यह समझ रही है कि मौजूदा सियासत में बीजेपी को हराना आसान नहीं है, खासकर हिंदुत्व के मुद्दे पर। बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडा के सामने राहुल गांधी न्याय का नैरेटिव सेट करने का जो दांव चल रहे हैं, वह सफल नहीं होना है। कांग्रेस यह जानती है कि बीजेपी के राम मंदिर के सामने फिलहाल कोई मुद्दा नहीं चलने वाला है, जिसके चलते ही उनके समानांतर एक बड़ी लाइन खींचने की स्ट्रेटजी बनाई है। 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन होता है, जब राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा शुरू करेंगे। इस दिन सूर्य अपनी दिशा बदलकर उत्तरायण में प्रवेश करता है। आम लोग अपने पाप छुड़ाने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। राहुल इस न्याय यात्रा को भी नदी जैसा ही साबित करना चाहते हैं, जिसमें स्नान करने से इनके पुराने पाप धुल जाएंगे और 2024 में इनके गठबंधन की सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसा किसी भी दृष्टिकोण से होता नजर नहीं आ रहा है। और अंत में थोड़ी चर्चा इस यात्रा के विषय की भी करनी चाहिए। भारत न्याय यात्रा में 3 मुद्दे हैं: आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। वैसे न्याय अन्याय की बात कांग्रेस के मुंह से कैसी लगती है, यह कांग्रेस को भी पता ही होगा। अब सोचिए कि कांग्रेस जब सत्ता में रही तो कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने में पूरी तरह से असफल रही। कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के बजाय कश्मीर से खदेड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। पाकिस्तान से आए शरणार्थी हिंदुओं, हजारों की संख्या में मारे गए सिखों, साधुओं, किसे न्याय दिलाया कांग्रेस ने? पिछले 70 सालों में किसके साथ इंसाफ हुआ? अब वो न्याय की नौटंकी करेंगे तो जनता सवाल पूछेगी ना। जब सारे हथकंडे फेल हो गए तो अब कांग्रेस समाज को जाति और संप्रदाय में बांटने का काम कर रही है। अब वो जातिगत जनगणना की बात उठा रही है। सवाल फिर उठेगा कि आपने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, जो 2012 में पूरी भी हो गई थी, तो उसके आंकड़े 2014 तक भी सामने क्यों नहीं आ सके? क्योंकि जनगणना के आंकड़े गड़बड़ थे, उसमें अनेक कमियां थीं और उस समय कांग्रेस ने 5,000 करोड़ रुपए इस जनगणना पर खर्च किया था, लेकिन नतीजा शून्य बटा सन्नाटा। तो क्यों हर उस काम को जहां कांग्रेस फेल हुई है, वो मोदी सरकार के मत्थे थोपने की कोशिश करती है? आप 65 साल में जो काम नहीं कर सके, अगला वो 10 साल में कर दे, क्यों भला? क्योंकि अब सामाजिक न्याय यात्रा निकालकर राहुल सबको बताएंगे कि आपको 10 साल से सही आरक्षण नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। आप पिछले 65 साल को भूल जाइए, बस ये 10 साल याद रखिए। मतलब जनता को मूढ़ मगज समझ रखा है क्या? और कांग्रेस ने मुसलमानों को छोड़कर किसके साथ सामाजिक न्याय किया है? सारे नियम, कानून, सुविधाएं सिर्फ एक ही मजहब को दी गई हैं। हिंदुओं की कोई भी जाति बिरादरी नहीं कह सकती कि कांग्रेस ने उसे कोई विशेष अधिकार दिए। आज सत्ता से बाहर है तो सब याद आ रहा है कांग्रेस को। राजनीतिक न्याय की बात तो कांग्रेस कर ही नहीं सकती है। समान राजनीतिक अधिकार और अवसर प्रदान करने की परिपाटी कांग्रेस में है ही नहीं। वहां तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो कैसा समान अवसर? भेदभाव और डर के बिना मतदान करने की परंपरा कांग्रेस को पसंद नहीं है। उसे ईवीएम से दिक्कत है और बूथ कैप्चरिंग और जाली वोटों से हमेशा लगाव रहा है। ऐसे ही तो 65 साल शासन किया था। कानूनों से खिलवाड़ करना और देश में इमरजेंसी जैसा कुकृत्य करने वाली कांग्रेस किस राजनीतिक न्याय की बात करती है?
कांग्रेस ने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाया है, जिसमें 50 बार तो केवल इंदिरा गांधी ने ऐसा काम किया है। और फिर भी ये राजनीतिक न्याय के लिए देश भर में घूमने वाले हैं। शर्म नहीं आएगी? जो नक्शा दिख रहा है उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने वाकई दिमाग पर बहुत जोर डाला है। अरुणाचल से पहले शुरू होने वाली यात्रा को मणिपुर से शुरू करवाकर मणिपुर में सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। फिर नागालैंड, मेघालय और असम तो जाएंगे, लेकिन सिक्किम से किनारा कर लेंगे। यानी कि जहां जहां चीनी घुसपैठ का दावा कांग्रेस करती रही है, वहां न्याय यात्रा नहीं जाएगी। देश के पश्चिमी छोर को छोड़कर यात्रा खत्म करेंगे मुंबई में। यानी कि यात्रा सिर्फ लोकसभा चुनाव को जेहन में रखकर तैयार की गई है। न्याय और मोहब्बत की दुकान गई चारा चरने। इसे कहते हैं कि राजनीति के लिए कुछ भी करेगा। और हाँ, अगर इस खेल में कोई पिसेगा तो वो बेचारा एक ही है, जो कि वैसे भी राजनीतिक तौर पर 2004 से ही पिसता चला आ रहा है। बिल्कुल आप सही समझे हैं, हमारा पप्पू गांधी। पता नहीं कौन है जो राहुल को गाइड करता है। और जब ऐसे सलाहकार हो तो दुश्मनों की किसे जरूरत है? जो खुद पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा है, वो किसी और को क्या न्याय दिलवा पाएगा? ऐसी परिस्थिति में ये मानकर चलिए कि इंडी गठबंधन के दल लोकसभा चुनाव हारने के लिए ही लड़ रहे हैं, न कि जीतने के लिए। क्योंकि जो देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ खड़ा नहीं होता, जनता भी उसके साथ खड़ी नहीं होती। कुछ फोटोग्राफी, कुछ वीडियोग्राफी और चंद नारों के साथ यह यात्रा समाप्त हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यकीन मानिए, पप्पू फिर फेल होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।